चलिए आज आप लोग फिर इस चैनल में स्वागत है और आज हम लोग ईपीएस का कुछ जो भाग बच गए हैं उसको सीखते हैं और ध्यान रखेंगे जितने अभी बिहार बोर्ड से कॉमर्स के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं जो 2021 में एग्जाम देंगे और वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले चीज को ध्यान देना है कि हम लोग एक गेस क्वेश्चन करते हैं और गेस क्वेश्चन जो किए हैं उसी को गेस क्वेश्चन का आंसर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो हम आंसर लिखे हैं वैसा ही आंसर आपको बहु लिखिए एग्जाम में, नहीं, कतई नहीं। अगर आप ईमानदारी से कंसेप्ट को समझ लीजिए कि क्या कह रहा है और उस पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लिखिएगा, आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। इसकी हम पूरे दावा करते हैं कि आप सिर्फ बात को सुने और उस बात को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक वीडियो देख चुके हैं क्वेश्चन का। आज हम 11 नंबर पर बात करेंगे। चलिए 11 नंबर में आपके साथ है कि परियोजना। 11 में है परियोजना निर्माण के विभिन्न चरणों अथवा अवस्था क्या है। परियोजना जो होता है इंग्लिश में इसको मतलब मेजर प्लानिंग होता है। जो बहुत बड़ा कोई बिजनेस करना हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करना हो तो उसके निर्माण के कई चरण होते हैं। वह समझिए कि बहुत सबसे बड़ा योजना होता है, उसको परियोजना बोला जाता है। तो उसमें क्या क्या हम लोग को केयर कर सकते हैं उसको ध्यान देंगे। नवीन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए पहले भली भांति विचार विमर्श करके नियोजन करने के लिए बाद में उसको अमल लाने की तैयारी से है, क्योंकि बिना छानबीन और जांच पड़ताल के किसी भी कार्य को करना तर्क संगत नहीं। देखिए, हम कोई भी योजना बनाए और व्यापार की दुनिया में है, उसमें पूंजी लगता है और उस पूंजी लगने के बाद उसमें हम लोग अगर पहले से ही छानबीन नहीं कर ले, जांच पड़ताल नहीं करे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। इस प्रकार परियोजना का नियोजन की प्रक्रिया से किसी भी प्रास्तिक योजना के अनेक स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। जब हम परियोजना बनाते हैं उसमें नियोजन के सारी स्तर अप्रॉक्स वर्क करता है, जिसके बाद यह भी निर्णय लिया जाता है कि नवीन परियोजना में पूंजी का विनियोजन किया जाए या नहीं। देखिए, सभी चीज सोचने के बाद, सभी तर्क को देखने के बाद, सभी पहलू पर ध्यान देने के बाद हम लोग इस बात का निर्णय लेते हैं कि इस योजना में पैसा लगाया जाए कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार नियोजना के 6 अवस्था होते हैं। लॉन्ग में भी क्वेश्चन जा सकता है, फरवाएंगे नहीं, लॉन्ग में भी जा सकता है। तो लॉन्ग में जाएगा तो लॉन्ग में देखेंगे, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट में लिख देंगे। लॉन्ग शॉर्ट में बस क्वेश्चन की साइज इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन किसी में जा सकता है। परियोजना की पहचान या परियोजना के उद्गम अवस्था, परियोजना के निरूपण, परियोजना के मूल्यांकन, परियोजना के चयन, परियोजना के क्रियान्वयन, परियोजना के सब, ये सारे चीज आपको देखना होगा। ये देखने के बाद ही परियोजना पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे गेस क्वेश्चन है, हम लोग गेस करते हैं। अब बहुत अनुभव मेरा रहा है कि अभी तक मेरा गेस अच्छा तरह से एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप बेहिचक इसको देखें, बाकी चीज एग्जाम के समय पता चल जाएगा। समान विवरण का क्या तात्पर्य है? विवरण, समान विवरण। तो देखिए, इसके शीर्षक में साहसी का नाम, माने कोई भी स्टेटमेंट तैयार किया जाए व्यापार के लिए, जनरल स्टेटमेंट, तो क्या होना चाहिए? तो साहसी का नाम, पता, योग्यता, अनुभव आदि का वर्णन दिया जाता है। यदि उपक्रम साझेदारी रूप में हो तो उसको साझेदार के विवरण भी दिया जाता है। देखिए, सिंगल करेंगे तो अपना नाम, पता, ठिकाना सब कुछ लिखेंगे। अगर वही चीज नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हो, नेक्स्ट पेज पे। और यदि कंपनी का प्रारूप हो तो प्रवर्तक के विवरण दिया जाना चाहिए। इसके बाद भी परियोजना में जिस उद्देश्य के साथ संबंधित हो उसकी भूतकालीन वर्तमानकालीन स्थिति के समस्या का विश्लेषण दिया जाना चाहिए और परियोजना उत्पादन के मात्र प्रकृति का होना चाहिए। यही मतलब जो हम लोग कोई भी व्यापार करेंगे उसमें क्या स्टेटमेंट, सारे योजना पर हम बात करेंगे। सिंगल होगा कि डबल बिजनेस होगा कि कंपनी होगा, उन सब चीज पर हम लोग केयर करने के बाद ही उसमें आगे बढ़ेंगे। इन सारी चीजों को लिखा जा सकता है, अपने भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन जुटाते समय ध्यान जोग देने बात है, मतलब कोई भी व्यापार करते तो जो पैसा, मशीन, बिल्डिंग जुटाया जाता है उस पर क्या ध्यान देना चाहिए, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो संसाधन जुटाते समय ध्यान देने योग्य बातें, संसाधन की आवश्यकता, मतलब कितना संसाधन, क्यों आवश्यकता है, संसाधन की पहचान, क्या क्या संसाधन चाहिए आपको व्यापार में,
रुकावट का भी ध्यान कि हम जो कोई करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या रुकावट हो सकता है, आप प्रकृति के संपर्क संसाधन की मात्रा और समय, ये सारे चीज होना चाहिए। ठीक है, यानी इन्हीं चीज से हम लोग व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम विच्छेद विश्लेषण। ये बहुत मस्ट क्वेश्चन VVI है, अक्सर परीक्षा में पूछता रहता है। मेरा अनुभव है कि जब जब गेस किए गए हैं सवाल पूछा है, इसलिए VVI हो गया। आप इसको रखेंगे। आपको हम मॉडल सेंट्रलाइज किए हैं 1 2, पहला पढ़ा रहे हैं, दूसरा पढ़ाएंगे और आंसर भी आपके प्रैक्टिस वो जो मार्केट से लिए हुए हमारे द्वारा बनाया उसमें भी आपको मिलेगा। बस हम आपको समझाने की दृष्टि से सुविधा लेकर आए हैं। सम विच्छेद विश्लेषण एक तकनीक है। सम विच्छेद विश्लेषण एक तकनीक है जो लाभ के नियोजन और नियंत्रण में सहायक होता है। सम विच्छेद जो होता है लाभ और नियोजन के नियंत्रण में सहायक होता है, या लाभ एवं लागत के बीच में संबंध स्थापित करने से भी सहायक होता है। यानी उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको मेंशन करने में भी सहायता होता है। निम्नलिखित कुछ लाभ है जो सम विच्छेद बिंदु की उपयोगिता से स्पष्ट करता है। वैधानिक यंत्र या विश्लेषण प्रबंध समझने के कारण निदान प्रयुक्त करता है। इस तरह इसका पॉइंट है। देखिए पॉइंट को ये नहीं कि आपको लिखना है, पॉइंट को देख लेना है। पॉइंट अगर समझ में आए तो उसको अपने स्तर से बना सकते हैं। जैसे इसमें कुछ है लेखांकन आंकड़े को समझना। अब इसके बारे में देखिए, यदि आंकड़ों की सम विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उन्हें आसानी से समझा और अनुव्यय किया जा सकता है। जोखिम का मूल्यांकन, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है जोखिम का मूल्यांकन, उसको देख लेते हैं। जोखिम के मूल्यांकन कह रहा है कि जोखिम का मूल्यांकन में सम विच्छेदन विश्लेषण काफी उपयोगी सिद्ध होती है। यह आदेश और स्वीकृति, पाली, कार्य, विक्रय, मिश्रण, खरीद और बनाव आदि निर्णय के संबंध में काफी सहायक होता है। देखिए सम विच्छेद एक ऐसे बिजनेस का पॉइंट होता है जहां से हम लोग व्यापार के सारे लाभ हानि का आपसी संबंध, ये सारे किसका मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि ईपीएस है, ईपीएस एक ऐसी चीज है कि जिसको थोड़ा सा बच्चे भी, स्टूडेंट भी किताब से नहीं पढ़ पाते हैं, एग्जाम के पर्पज से पढ़ते हैं। भाषा थोड़ा टेढ़ा होता है, फिर भी एग्जाम तो देना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके सुनिएगा, ऑडियो सुनिएगा, वीडियो ये देखिएगा कि कोशिश जरूर हम लोग का सार्थक जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। उद्यमी वित्त की अवस्था लिखिए। उद्यमी वित्त की अवस्था लिखिए। उद्यमी वित्त की अवस्था सारे विश्व में सभी VCA तकरीबन एक जैसा कार्यक्रम अपनाती है। उद्यमी की पूंजी वित्त अवस्था के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, जो हम लोग उद्यमी वित्त होता है, मतलब जो व्यापारी पैसा लगाया तो उसमें उद्यमी वित्त, उसका क्या सोर्स होता है, तो 2 तरह का सोर्स, अर्ली स्टेज ऑफ वर्चुअल सोर्स, ये सारे स्टोर से पैसा आता है, और दूसरा लेट रिवार्ड में इसके तरफ से पैसा लाया जाता है। इन सारे को लिखने की जरूरत होगा, तो याद कीजिएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगा, उसमें से कुछ छोड़ना है और कुछ लिखना है। यानी आपको कौन छोड़ना है वो आपको डिसाइड करना है, कौन लिखना है वो आपको डिसाइड करना है। जो इजी लगे, जिसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, उसको छोड़िएगा। ठीक है, और जो लिख सकते हैं उसको लिखिएगा, जो लगे टफ उसको छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आज हम इस कंसेप्ट को पूरा खत्म करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, यानी आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया है एक उद्यमी के किन्हीं 4 अद्वितीय विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए लॉन्ग होता है, लॉन्ग में थोड़ा आंसर बड़ा करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक सफल उद्यमी की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक सफल उद्यमी की विशेषताएं निम्नलिखित है। जोखिम वहन करता उद्यमी व्यक्ति सौदा जोखिम में ही जीना पसंद करता है। जोखिम इसमें पसंद करता है, इसके द्वारा किए गए जोखिम सौदा शुभ विचारित होता है। जोखिम वहन के प्रति झुकाव उद्यमी का व्यक्तिगत वास्तविक लक्षण। देखिए व्यापार एक ऐसी चीज है जिसमें मुनाफा के साथ जोखिम भी अटैच रहता है। अगर जोखिम पर केयर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद नव परिवर्तन, व्यापार में अक्सर परिवर्तन होता रहता है। व्यापार में अक्सर परिवर्तन होता रहता है। तो लिख रहा है उद्यमी अपने उपकरण में सौदा, परिवर्तन, सुधार की जन्म देती है। उद्यमी नए वस्तु, नई उत्पादन, नई यंत्र, नए कच्चे माल, नए बाजार की खोज करते। देखिए युग के हिसाब से देखिएगा, अभी के डेट में हम लोग बहुत आधुनिक सामान यूज कर रहे हैं। पुराने जमाने के पास लोगों के पास वॉशिंग मशीन नहीं था,
फ्रिज नहीं था, गीजर नहीं था, ये सब नहीं था। तो क्या क्या उद्यमी का देन है, व्यापारी का देन है, कितने हाईटेक वस्तु हम लोग के पास उपलब्ध करा रहा है। तो ये सब नव परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। अब अगला पॉइंट, प्रबंधक साहसी। देखिए, बड़े उपकरणों में उद्यमी और प्रबंधक अलग अलग होते हैं। कभी कभी प्रवर्तक उद्यमी के संचालक मंडल के सदस्य बनकर उच्च प्रबंध करते हैं, भाग कर सकते हैं। नेतृत्वकारिता, नेक्स्ट पॉइंट, उद्यमी व्यवसाय देखेंगे। उद्यमी व्यवसायी जगत का अग्रणी होता है। यह केवल व्यवसाय और उद्योग में नेतृत्व प्रदान करने के साथ साथ समाज में भी एक गतिशील दिशा प्रदान करता है। ये आपका हुआ, मतलब हुआ कि देखिए, ये अगर हमारे पास पैसा है और हमको नेतृत्व करने का पावर व्यापार करना है तो नहीं सक्सेस होंगे। बहुत लोगों के पास पैसा होता है लेकिन व्यापार नहीं कर पाते। एक उसमें पावर होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम, सामग्री, मुद्रण, संयंत्र और बाजार में क्या अंतर्गत संबंध है। मतलब कह रहा है कि देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल का जवाब, श्रम उसमें जो वर्कर रखते हैं, सामग्री, मुद्रा और मशीन और बाजार में अंतर्गत संबंध क्या है। तो देखिए, श्रम उत्पादन के समस्त साधनों को ही श्रम एक सक्रिय साधन है जो अन्य सभी साधनों क्रियाशील बनाकर किसी भी अनुपयोगी चीज को उपयोगी बना देते हैं। देखिए, वर्कर एक ऐसे पर्सन है कि वही तो आज के डेट में किसी भी ऐसे वस्तु को, जो लकड़ी है, पेड़ लगा हुआ है लेकिन उसको यूजफुल कौन बनाता है, बड़ा ही मिस्त्री बनाता है। उसी को श्रम लगाया गया तो लकड़ी, बेंच, टेबल, कुर्सी बन गया, वही तो आपकी है। अतः श्रम की शक्ति के आधार पर ही उपकरण की सफलता सुनिश्चित किया जा सकता है। गुड। सामग्री देखें, यदि उपकरण को उत्पादन के संबंधित है तो स्थापना से पूर्व सामग्री की उपलब्धता, किस मूल, आपूर्ति, नियंत्रण आदि पर विचार करके इनकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कह रहा है कि अगर हम लोग किसी तरह के चीज को करते हैं सामग्री, तो सामग्री का क्वालिटी क्या है, कितना देर तक, मान लीजिए हम कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, उसमें कच्चा माल चाहिए, वो कब तक उपलब्ध होगा, कितना दिन उपलब्ध, सब चीज को सोचकर ही व्यापार में हम करेंगे तो समझाने से होता। मुद्रा अथवा पूंजी उपकरण का जीवन रक्त है कि इसके बिना उपकरण की कल्पना भी नहीं किया। सब कोई जानता है पैसा के अभाव में, पूंजी के अभाव में बिजनेस की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। उपकरण में लगने वाली अस्थायी पूंजी, चालू पूंजी की आवश्यकता निर्धारित करके इसके जुटाने के स्रोत की अवस्था होता है। ये हमारा पास मुद्रा ही बिजनेस का सबसे ब्लॉट होता है। इसके बारे में आप भली भांति लिख सकते हैं। प्लांट, संयंत्र, मशीन, उत्पादन छोटा हो या बड़ा कोई भी हो, परंतु संयंत्र की आवश्यकता होती है, मशीन की आवश्यकता होती है। संयंत्र को क्रय करते समय तकनीकी, संयंत्र क्षमता, किस्म, मूल्य, मरम्मत, सुविधा आदि पहलू पर अच्छी तरह विचार करेंगे। देखिए, कोई भी मशीन लगाएंगे तो उसका दाम, उसका उत्पादन करने की क्षमता, खराब होती है तो कैसे बनेगा, क्या उसका है टेक्निक, वो सब पर विचार करके ही लगाना चाहिए। बाजार, अब लास्ट होता है बाजार। उपकरण लगाने से पूर्व अपने उत्पादन की बाजार में खपत का अंदाज भी लगाना। मान लीजिए जो वस्तु तैयार करने जा रहे हैं उसका मार्केट में खपत है कि नहीं, डिमांड है कि नहीं है तो नहीं करेंगे, है तो कितना डिमांड है, किस तरह, वो सब करके करते, तो इस आधार पर उत्पादन कार्य करना चाहिए ताकि उत्पादन कमी आने से वृद्धि न हो। ये हमारा पॉइंट रहा। ये प्रश्न हुआ, आप इसको अच्छी ढंग से आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 22 देखिए, 22 पर है लगभग हमारे पास। अब 22 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट, 22 बहुत कम ही बचा गया सेक्शन में, ठीक है, हड़बड़ा नहीं है। एक अर्थव्यवस्था में तकनीक का चयन प्रभावित करने वाले घटक क्या है, व्याख्या कीजिए। कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में तकनीकी चयन की, मतलब जो टेक्निकल होता है, जो उसमें क्या उसका प्रभाव है, तो उसको देखिए। अर्थव्यवस्था में तकनीक का चयन प्रभावित करने वाला निम्न घटक है। विद्यमान प्रौद्योगिकी स्तर, जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी है उसका स्टैंडर्ड। तकनीकी विकास की प्रक्रिया एक धीमी विकास की गति की प्रक्रिया है, परंतु परिवर्तन के प्रभावशाली विकास का साधन नहीं है। प्रारंभ में की अवस्था में कम पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए और बाद में धीरे धीरे अधिक पूंजी गहन का तकनीक काम लेना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी सवाल लिखा। मतलब कह रहा है कि हम लोग जैसे से व्यापार करते हैं उसमें पूंजी के हिसाब से टेक्निक प्रयोग करना चाहिए। अगर टेक्निक आपके पास कम है तो कम ही उत्पाद करने का प्रयास करें। उसके आगे हम जैसे बढ़ेंगे, पॉइंट या संस्थागत व्याख्या व्यवस्था, लोगों के विचार में सामाजिक परिस्थिति, योग्यता, चतुराई आदि सामाजिक आर्थिक संस्था द्वारा निरूपित किए जाते हैं।
इसमें देश में अनुकूलन, वातावरण, समाज, मानसिकता और परिवर्तन वांछनीय होता है। ठीक है। सरकारी नीति, अब देखिए, तकनीक का चयन व्यापक सीमा पर सरकारी नीतियों द्वारा प्रभावित होता है। यदि सरकार न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना चाहे तो उसके पूंजी गहन प्रौद्योगिकी बढ़ा देना चाहिए। उपलब्ध साधन, अब देखिए, एक देश में उपलब्ध साधन प्रौद्योगिकी स्तर की निर्धारित करता है। या देखिए, आज अमेरिका क्यों आगे, उसके पास प्रौद्योगिकी साधन आगे हम लोग से, बहुत आगे हम लोग प्रौद्योगिकी साधन से है, तो इसलिए वो हम लोग से आगा चल रहा है। इसका मतलब कि टेक्निक उसके पास है, तो ये कह रहा है कि देश में है ये साधन उपयुक्त प्रौद्योगिकी संगठन के उत्पादन मात्रा निर्धारित करते हैं। अतः तकनीक चयन करते समय अर्थव्यवस्था में पूंजी और शोषण क्षमता विकास लोगों का ध्यान देना चाहिए। ये हमारे पास रहा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास शायद लग रहा है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी है तो ये सब देखते हैं। चलिए, जो है आज हम खत्म करेंगे, जितना लंबा वीडियो का बनाएंगे आज इसमें। प्रबंध कला है या विज्ञान, दोनों का कथन है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन लॉन्ग का, याद रखने स्टूडेंट, वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। प्रबंध की प्रकृति का विवाद बहुत पुराना विवाद है, इसने बड़ी उलझन पैदा कर रखी है। यह तय करने के लिए प्रबंध कला है अथवा विज्ञान, हम कला और विज्ञान दोनों का अर्थ समझना चाहिए। पर देखिए, लोग पूछा कि ये जो प्रबंध क्या है, कला है कि विज्ञान है, तो दोनों को समझना है। प्रबंध कला है के तौर पर, और प्रबंध अगर कला है तो कैसे समझिए? कला चतुराई अथवा ज्ञान का प्रयोग करके कोई परिणाम प्राप्त होता है। इसमें किसी निश्चित कार्यों को करने की विधि अथवा तरीका शामिल है। यह बताता है कि किसी उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कला का कार्य निश्चित परिश्रम द्वारा परिणाम प्राप्त करने अथवा परिवर्तन लाना है। प्रत्येक कला व्यवहारिक होता है या किसी भी वस्तु के निर्माण में से संबंध होता है। इसका निम्नांकित विशेषताएं हैं। चतुराई, व्यक्तिगत चतुराई, व्यवहारिक ज्ञान, परिणाममुखी, नियंत्रण अभ्यास, सृजनता, ये सब कला होता है। अब प्रबंध एक विज्ञान है। इसके तौर पर देखिए, विज्ञान की शाब्दिक अर्थ है कि विकास, विशेष ज्ञान। यह ज्ञान की सूत्रबद्ध प्रणाली है जो मानव द्वारा अवलोकन और परीक्षण द्वारा प्राप्त की गई कला है। कला और विज्ञान में अंतर है। कला से अभिप्राय यह जाना होता है कि कैसे प्रयोग करें, जबकि विज्ञान का अर्थ क्या, क्यों जानना है। विज्ञान एक सूत्रबद्ध ज्ञान है जो कारण और परिणाम के संबंध स्थापित करता है। विज्ञान का मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं हम देख लेते हैं। क्या है उसमें? निरंतर अनुभूति, सार्वभौमिक प्रयोग, कारण प्रभाव, ये सब है विज्ञान का कारण। ये हम लोग ये पूछ सकता है, इसको अपने सहज भाषा में लिख लीजिएगा। और भी आपको आंसर लगे, किताब अगर रखते हैं तो उसको उससे भी देखिए, कोई जरूरी ये आंसर, आप बस उस बात को लिख देना है, उस बात के बारे में लिख देना है। बस जरूरी कि हूबहू ये आंसर होगा या किसी से होगा। लास्ट लग रहा है क्वेश्चन, चलिए, जो है विक्रय संबंध की परिभाषा देखिए। क्वेश्चन भी मस्ट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। विक्रय बढ़ाना, उसके परिभाषा दीजिए, वही सवाल है। विक्रय संबंध का प्रमुख विशेषता हम लिखते हैं। HR डिलेंस के अनुसार विक्रय संबंध के आशय और कदम तो है जो बिक्री करने और बढ़ाने के लिए उठाए जाते हैं। जॉर्ज W. हॉकिंस के अनुसार विज्ञापन और विक्रय प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बढ़ाने के लिए संगठित तत्वों को सहायता ली जाती है, उन्हें विक्रय संबंधन सम्मिलित करते हैं। ये होगा। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिकन विपणन संस्था के अनुसार विक्रय संबंध में व्यक्तिगत विक्रय विज्ञापन के प्रचार अतिरिक्त विक्रिया भी आती है, जो उपभोक्ता के क्रय और विक्रय को तात्पर्य प्रोत्साहित करती है, जैसे प्रदर्शन, दिखावा, प्रदर्शनीकरण आदि से विभिन्न अपरिचित। देखिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए आप विज्ञापन कर सकते हैं, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, लोगों के बीच में ले जाकर गांव-गांव घुमा सकते हैं। ऐसे करने से हम लोग का विक्रय संबंध बढ़ती है। इस प्रकार ये हम लोग का EPS सेट खत्म हुआ। अब ध्यान से लास्ट में देखेंगे, जो वीडियो में जुड़े हुए बच्चे, देखिए हम आपको EPS को सेट नंबर 1, 2, 3, 4 यानी हम टोटल 4 सेट आपको दे रहे हैं। इसमें से अनुमान करते हैं कि आपको 90% क्वेश्चन टैग कर जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको 100% सपोर्ट करता है, ध्यान रखना है, और सब्जेक्टिव आपको 90% टैच करता है। BST बचता है
बीएसटी में भी 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट और 4 गो इसका भी हुआ। 90% इसमें भी मान लीजिए हो जाता है। बच गया आप लास्ट आपको बच गया अकाउंट। अब अकाउंट में तो आप क्लास ऑफलाइन लेते ही हैं, उसमें आपको 1, 2, 3, 4 100% ऑब्जेक्टिव, 90% और बाकी तो उसका थ्योरी मैथ होता ओल्ड टैग करता। तो आप लोग इसको देखिए, हमारा एक राय है, अंत में सुझाव देते हैं कि आप ये सारे चारों सेट का वीडियो हम लाएंगे स्क्रीन पर। ईपीएस 100% नहीं कहेंगे, बीएसटी 100% नहीं कहेंगे, 2 तो लेकर आएंगे। आप इसको देखते रहें और कोशिश करें कि इतना अगर आपसे तैयारी हो जाता है तभी आप दूसरे चीज को पढ़े, दूसरे और पढ़ने का मन है तो पढ़े, लेकिन कम से कम 4 सेट का क्वेश्चन आप निश्चित रूप से जैसे भी हो आप अपने दिलो दिमाग में रखें कि परीक्षा में आपको लड़ता है तो उस दिन मुश्किल नहीं हो, आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को देख रहे हैं और फिर आगे हम लोग का मुलाकात इसका लेकर होगा नई वीडियो के साथ। तब तक सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।